नमस्कार साथियों। जैसा कि अपन ने पिछले वीडियो में बात की थी, जब जीके पढ़ रहे थे अपन रीड के लिए, सेकंड ग्रेड के लिए, और उसमें अपन ने बात की थी कि किस प्रकार से आपका सिलेबस है। और सिलेबस के पहले टॉपिक की अपन बात कर रहे थे राजस्थान की सभ्यताओं की। और सभ्यताओं के क्रम में अपन ने पहली सभ्यता पढ़ी थी गणेश्वर सभ्यता, दूसरी सभ्यता अपन ने पढ़ी थी बेराट सभ्यता। आज अपन बात करेंगे तीसरी सभ्यता के बारे में, एक महत्वपूर्ण सभ्यता राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में, और उस सभ्यता का नाम है कालीबंगा। अपन दूसरे शब्दों में यूं भी कह सकते हैं उस सभ्यता के बारे में कि सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का राजस्थान में सबसे महत्वपूर्ण स्थल कौन सा रहा है, तो वह स्थल कौन सा रहा है, कालीबंगा। तो देखो, कालीबंगा सभ्यता जब अपन पढ़ेंगे साथियों, तो कालीबंगा सभ्यता को अपन तीन पार्ट में बांट कर पढ़ेंगे। कितने पार्ट में बांट कर पढ़ेंगे? तीन। देखो, बात करेंगे अपन किस सभ्यता के बारे में? कालीबंगा। और मैं आपके सामने जब कालीबंगा नाम ले रहा हूं तो मुझे इतना विश्वास है कि आपके लिए कोई नया टॉपिक नहीं है, आप सबने पढ़ रखा है। लेकिन आज अपन इस तरीके से पढ़ेंगे कि जीवन भर आपको याद रहे, एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप उस क्वेश्चन को अटेंड कर सको। और अपना मोटो भी यही है कि किताबों में बहुत सारा लिखा हुआ है, आप बहुत सारे कोचिंगों के नोट्स पढ़ते हो, उसमें बहुत सारा मैटर लिखा हुआ है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, याद कैसे रखना है। तो अपन कोशिश करेंगे, और भगवान ने चाहा तो आपको याद हो जाएगी कि बात करेंगे अपन किस सभ्यता के बारे में, कालीबंगा। देखो, जब अपन कालीबंगा पढ़ेंगे तो अपन तीन पार्ट में बांटकर पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे इसकी सामान्य जानकारी, दूसरा अपन पढ़ेंगे महत्वपूर्ण विशेषताएं, और तीसरा अपन पढ़ेंगे यहां से जो साक्ष्य उपलब्ध हुए हैं उन साक्ष्यों के बारे में। ठीक है, तो तीन पार्ट में अपन कालीबंगा सभ्यता की ओर बढ़ते हैं, और तीन पार्ट में अपन इसके बारे में बात करेंगे। देखो, सबसे पहले शुरुआत करते हैं, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कौन सी सभ्यता के बारे में, कालीबंगा। सुनना बात। देखो, कालीबंगा राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। फिर बात करें अपन, हनुमानगढ़ आपने देखा होगा इसकी सीमाएं पंजाब से लगती। ठीक है, कहते हैं यहां से खुदाई कार्य चल रहा था, तो यहां से बड़े मात्रा में काले रंग की चूड़ियां मिली। तो ऐसा कहते हैं अपन कि पंजाब में चूड़ी को बंगा कहा जाता है और राजस्थान में चूड़ी को बंगड़ी कहा जाता है। ठीक है, तो इसी पंजाब में बंगा कहा जाता है और काले रंग की चूड़ियां मिली, तो इसका नाम क्या हो गया, तो क्या हो गया, कालीबंगा। तो दूसरे शब्दों में अगर मैं आपसे यूं भी कहूं, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, इसे किस नाम से जानते हैं, तो अपन ये कह सकते हैं कि इसे काले रंग की चूड़ियों के नाम से जानते हैं। कि शाब्दिक अर्थ क्या है, तो क्या है, काले रंग की चूड़ियां। किस नदी के किनारे स्थित है? तो वर्तमान में तो आपने देखा होगा यहाँ पर एक नदी है, और उस नदी का क्या नाम है, तो क्या नाम है, घग्गर। इसी घग्गर को स्थानीय भाषा में मृत नदी के नाम से, इसी घग्गर को स्थानीय भाषा में नट नदी के नाम से जानते हैं। कहते हैं प्राचीन काल में इसी घग्गर के बहाव क्षेत्र में एक नदी बहती थी ऋग्वैदिक कालीन, और उस नदी को अपन किस नाम से जानते हैं, सरस्वती के नाम से। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था कि प्राचीन काल में घग्गर के बहाव क्षेत्र में एक नदी बहती थी सरस्वती, जो वर्तमान में लुप्त हो चुकी है। तो बताइए कि सरस्वती नदी को लुप्त जो हो चुकी है उसको ढूंढने का कार्य किस व्यक्ति के निर्देशन में किया जा रहा है? तो कहते हैं भारत सरकार ने एक व्यक्ति के निर्देशन में एक दल का गठन किया, और उस व्यक्ति का नाम था वी.एस. वाकणकर। कहते हैं लुप्त सरस्वती नदी को ढूंढने का कार्य किसके निर्देशन में किया जा रहा है? तो किसके निर्देशन में किया जा रहा है? वी.एस. वाकणकर। वापस रिपीट करें, देखो क्या बात कर रहे हैं अपन, कालीबंगा के बारे में। अपन कह रहे राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। हनुमानगढ़ जो है इसकी सीमाएं पंजाब से लगती है। पंजाब में चूड़ी को बंगा कहा जाता है। काले रंग की चूड़ियां मिली तो इसे काली चूड़ियां कहते हैं, या काले रंग की चूड़ियां मिली तो इसे कालीबंगा के नाम से जानते हैं।
किस नदी के किनारे? तो गग्गर। गग्गर को स्थानीय भाषा में मृत और नट नदी के नाम से जानते हैं। फिर अपन ये भी कह रहे थे कि गग्गर नदी के प्राचीन काल में यहाँ पर सरस्वती नदी बहती थी, वर्तमान में जलवायु परिवर्तन के कारण लुप्त हो चुकी है। तो इसके बहाव क्षेत्र को, इसके मार्ग को खोजने का कार्य किस व्यक्ति के निर्देशन में किया गया? तो वह व्यक्ति कौन है? तो कौन है? वीएस वाकणकर। दूसरी बात करें अपन कि क्या, तो देखो सबसे पहले कालीबंगा के बारे में ज्ञान कराने वाला व्यक्ति कौन था? तो इटली का एक विद्वान था एलपी टेसीटोरी। जब राजस्थानी साहित्य और भाषा पढ़ते हो लुई फिलिप टेसीटोरी का एक महत्वपूर्ण योगदान रहता है। तो ऐसा कहा जाता है कि ज्ञान करवाने वाला व्यक्ति कौन था? तो कौन था? एलपी टेसीटोरी। और दूसरे शब्दों में आपको अगर मैं ये भी कहूं कि सबसे पहले बताने वाला व्यक्ति कौन था कालीबंगा के बारे में, तो एलपी टेसीटोरी। और एलपी टेसीटोरी ने यह भी कहा कि कालीबंगा का संबंध प्राग ऐतिहासिक काल से रहा है। कौन से काल से रहा है? प्राग ऐतिहासिक काल से रहा है। प्राग ऐतिहासिक काल अगर मैं आपको सीधे शब्दों में समझाऊं, एक ऐसा काल जिसमें लोग लिखना पढ़ना नहीं जानते थे। सुनना बात को, एलपी टेसीटोरी क्या कह रहा है? तो क्या कह रहा है? कालीबंगा किस काल की है? प्राग ऐतिहासिक काल की। प्राग ऐतिहासिक काल एक ऐसा काल जिसमें लोग लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, एक ऐसा काल जिसमें हमें लिखित साक्ष्य भी प्राप्त नहीं हुए हैं। तो ऐसे काल को अपन क्या कहते हैं? प्राग ऐतिहासिक काल। लेकिन जब कालीबंगा का खुदाई कार्य हुआ तो ऐसा कहते हैं कि यहाँ से इस प्रकार की एक लिपि मिली है, और कहते हैं कि जब लिपि मिली है तो इससे यह तथ्य तो खारिज हो जाता है कि यहाँ के लोग लिखना पढ़ना नहीं जानते थे। तो इसका मतलब इसका संबंध प्राग ऐतिहासिक काल से बिल्कुल नहीं है। कहते हैं लिपि मिली है तो साक्ष्य भी मिले यहाँ से, लेकिन कहते हैं कि अभी तक इन साक्ष्यों को पढ़ने में सफलता नहीं मिली है। इसीलिए कहते हैं कि एक ऐसा काल जिसमें लोग लिखना पढ़ना जानते थे, एक ऐसा काल जिसके लिखित साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं, लेकिन उन साक्ष्यों को पढ़ने में सफलता नहीं मिली है, तो उस काल को अपन ये कह सकते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। तो अगर मैं आपसे ये कहूं कि कालीबंगा का संबंध वर्तमान में किस काल से है, तो किस काल से रहा है? आद्य ऐतिहासिक काल से। एलपी टेसीटोरी कहता है कि कालीबंगा का संबंध किस काल से रहा है? प्राग ऐतिहासिक काल से। समझ में आ गया होगा, प्राग ऐतिहासिक काल जिसमें लोग लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, उस काल के लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए, लेकिन कालीबंगा से लिपि मिली है, तो यह तथ्य खारिज हो जाता है और कहते हैं कालीबंगा का संबंध वर्तमान में किस काल से रहा है? तो आद्य ऐतिहासिक काल से। ठीक है, तो अब देखो, एक तो अपन ने कहा ज्ञान करवाने वाला व्यक्ति कौन था, तो अपन ने कहा एलपी टेसीटोरी। टेसीटोरी ने इसका संबंध किस काल से माना है? तो प्राग ऐतिहासिक काल से माना। खोज करने वाला व्यक्ति कौन है? तो खोज करने वाला व्यक्ति अमलानंद घोष। किसने खोजा? तो किसने खोजा? अमलानंद घोष। कब खोजा? तो याद रखना है संविधान लागू होने के ठीक 2 साल बाद, यानी संविधान कब लागू हुआ? 50 में, तो 1952। फिर इसका उत्खनन कार्य किसने किया? तो उत्खनन कार्य किया 2 व्यक्तियों ने, ब्रजवासी लाल और बालकिशन थापर। कब से लगा के कब तक? तो लगभग 8 वर्षों तक इसका उत्खनन कार्य हुआ, 61 से लगाकर 69। ठीक है, वापस रिपीट करें, देखो क्या खोज करता कौन है और उत्खनन करता कौन है। खोज और उत्खनन में क्या अंतर है अगर मैं आपसे पूछूं, तो अपन ये कह सकते हैं कि मेरे को पहली बार किसी ने देखा तो ये खोज हो गई, और मेरा किसी ने ऑपरेशन कर दिया तो ये क्या हो गया? उत्खनन हो गया। तो समझ गए, कालीबंगा को सबसे पहले देखने वाला अमलानंद घोष, इसने ये बताया कि यहाँ खोदो, यहाँ कुछ निकलेगा, और इसके कहने पर इन लोगों ने जो है यहाँ पर इनके निर्देशन में खुदाई कार्य हुआ, तो यहाँ से बहुत सारी वस्तुएं मिली। तो सबसे पहले प्रकाश में लाने का श्रेय जाता है अमलानंद घोष को। सबसे पहले ज्ञान करवाने वाला व्यक्ति कौन था? एलपी टेसीटोरी। और कहते हैं कि यह जो है उत्खनन कार्य ब्रजवासी लाल और बालकिशन थापर। और फिर अपन कह रहे हैं कि कालीबंगा वर्तमान में किस काल से संबंधित है? तो किस काल से संबंधित है? आदि ऐतिहासिक काल से। और एलपी टेसीटोरी कहता है कि किस काल से संबंधित है? तो प्राग ऐतिहासिक काल से संबंधित है। ठीक है, अब देखना जहां से क्वेश्चन बनते, ये तो सामान्य जानकारी हुई। आज से 4 वर्ष पहले यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते थे, अब क्वेश्चन यहाँ से नहीं पूछे जाते हैं। क्वेश्चन कहां से पूछे जाते थे? तो सबसे पहले अपन बात करें इसकी विशेषताओं के बारे में, इसकी क्या क्या विशेषता है। सुनना बात को,
सबसे पहली विशेषता, इसका संबंध भारत की एक सभ्यता से रहा है और उस सभ्यता का क्या नाम है? हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता। वापस रिपीट कर रहा हूं, कालीबंगा का संबंध किस सभ्यता से रहा है भारत की? तो हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता। हड़प्पा और सिंधु घाटी सभ्यता कौन सी सभ्यता थी? कांस्ययुगीन सभ्यता थी। हड़प्पा और सिंधु घाटी सभ्यता कौन सी सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता थी। पहली बार नगरों के साक्ष्य मिले यहां से। ठीक है, अब देखना, कहते हैं कोई भी सभ्यता अपने 3 चरणों में कंप्लीट होती। वापस रिपीट कर रहा हूं, कोई भी सभ्यता अपने 3 चरणों में कंप्लीट होती। एक प्राक, तो हड़प्पा की बात करें तो प्राक हड़प्पा, फिर है विकसित हड़प्पा, और फिर है उत्तर हड़प्पा। तो हड़प्पा सभ्यता भी अपने 3 चरणों में चल, कौन कितने प्राक हड़प्पा, विकसित हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा। नहीं समझ में आ रहा है, मुझे पता है आपको। ठीक है, देखो क्या, अगर मैं कहूं कि मानव का जीवन, पूरा जीवन काल 3 चरणों में, बचपन, जवानी और बुढ़ापा। ये बचपन है, ये जवानी है, ये बुढ़ापा है। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं कि विकसित हड़प्पा से नगरों के प्रमाण मिले, ठीक है, तो नगर से पहले क्या होंगे? तो प्राक हड़प्पा से किसके प्रमाण मिले? गांवों के प्रमाण मिले। नगरों का पतन हुआ तो वापस किस में कन्वर्ट हो गई सभ्यता? ग्रामीण सभ्यता में कन्वर्ट हो गई। तो सभ्यता का जब प्रारंभ चल रहा था तो गांव से प्रारंभ हुआ, फिर नगरों का निर्माण हुआ, पीक आया इसका, और फिर ढलान आया तो नगरों का पतन हुआ, तो वापस किसमें कन्वर्ट हो गई? ग्रामीण सभ्यता में। सुनना, कालीबंगा से हमें इन दोनों कालों के अवशेष मिले, प्राक हड़प्पा के अवशेष भी मिले और विकसित हड़प्पा के अवशेष भी मिले। तो अगर मैं आपसे कहूं कि कालीबंगा से गांवों के अवशेष भी मिले और नगरों के अवशेष भी मिले, तो अपने शब्दों में अपन इसे कह सकते हैं कि यह क्या था? तो क्या था? एक तरह का अर्धनगर था, यानी पूरा नगर भी नहीं था और प्योर रूप से गांव भी नहीं था। जब शुरुआत हुई तो ग्रामीण थी और बाद में क्या बन गई? तो क्या बन गई? नगरीय सभ्यता की ओर चल पड़ी। तो अपन इसे कहते हैं अर्धनगर के यहाँ से साक्ष्य मिले। ठीक है, अब देखो, पहला इसकी विशेषता क्या है? कालीबंगा का संबंध भारत की किस सभ्यता से रहा है? हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता से। दूसरा क्या कि यहाँ से प्राक हड़प्पा और विकसित हड़प्पा के अवशेष मिले। प्राक यानी ग्रामीण सभ्यता के अवशेष भी मिले और नगरीय सभ्यता के भी अवशेष मिले। कहां से मिले? कालीबंगा से। दूसरी देखो, दूसरी इसकी क्या विशेषता है और? ठीक है, तो देखना, यहां पर एक इतिहासकार था डॉक्टर दशरथ शर्मा। क्या नाम था? डॉक्टर दशरथ शर्मा। इसने कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता की 3rd कैपिटल कहा है, तीसरी राजधानी कहा है। तो क्वेश्चन पूछा गया कि किसने इसको तीसरी राजधानी कहा है? तो किसने कहा है? डॉक्टर दशरथ शर्मा ने। किसकी कहा है? सिंधु घाटी सभ्यता की। किसको कहा है? कालीबंगा को। इसकी तीसरी विशेषता, तो क्या है इसकी तीसरी विशेषता? देखो, 1985 और 86 में सरकार ने यहां पर एक संग्रहालय की स्थापना की। किसकी स्थापना की? संग्रहालय की स्थापना। चौथी विशेषता क्या है? तो देखना, यहां से अधिकांशतः कच्ची ईंटें मिली। अधिकांशतः मिली है, सारी नहीं, 99 भी या 95% कच्ची ईंटें मिली। इसीलिए इसे सिंधु सभ्यता की सबसे गरीब और दीनहीन बस्ती कहा गया। तो सिंधु सभ्यता की सबसे गरीब और दीनहीन बस्ती किसे कहा गया? तो किसे कहा गया? कालीबंगा को कहा गया। और क्या देखो, अब देखना, सिंधु घाटी सभ्यता से जितने भी नगर मिले हैं वो इस प्रकार से मिले, 2 भागों में बटे हुए थे। कितने भागों में बटे हुए थे? 2 भागों में। एक भाग था पश्चिमी भाग, एक भाग था पूर्वी भाग। समझना बात को, सिंधु घाटी सभ्यता भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान 3 देशों में फैली हुई और सबसे लगभग ऐसे ही अंदर से जो है नगरों के साक्ष्य मिले, नगरों का नक्शा मिला है। 2 भागों में बटे हुए थे नगर, एक पश्चिमी भाग, एक पूर्वी भाग। अब देखो, पश्चिमी भाग ऊंचाई पर था, पूर्वी भाग नीचे था।
जो ऊंचाई पर था उसे दुर्ग टीला कहते थे, जो नीचे था उसे निचला नगर कहते थे। ठीक है, पश्चिमी भाग में मकान मिले हैं, बड़े बड़े मकान मिले हैं डबल स्टोरी के। पूर्वी भाग में मकान मिले हैं, छोटे छोटे मकान मिले। पश्चिमी भाग के चारों तरफ एक सुरक्षा दीवार मिली है। सिंधु सभ्यता के सारे स्थलों की बात कर रहे हैं, क्या मिली है? सुरक्षा दीवार मिली है। पूर्वी भाग में ऐसी कोई दीवार देखने को नहीं मिलती सिंधु सभ्यता के सभी स्थलों से। ठीक है, इससे क्या पता चल रहा है? तो इससे ये पता चल रहा है, देखो पश्चिमी भाग में नरेंद्र मोदी, रतन टाटा, मुकेश अंबानी जैसे लोग रहते हैं, और पूर्वी भाग में रीट पटवारी, कांस्टेबल। समझ रहे बात को? यानी यहाँ शासक वर्ग रहता है, धनी वर्ग रहता था, व्यापारी वर्ग रहता था, और इधर क्या रह रहा है? तो क्या हो रहा है? सामान्य वर्ग रहता था, श्रमिक वर्ग रहता था, किसान वर्ग रहता था। अब अपवाद के रूप में कालीबंगा एकमात्र ऐसा नगर था जिसका पश्चिमी और पूर्वी दोनों भाग दीवारों से घिरे हुए थे। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा, दोहरी रक्षा प्राचीर के प्रमाण कहां से मिले? क्या क्वेश्चन पूछा? दोहरी रक्षा प्राचीर के प्रमाण कहां से मिले? एग्जाम में क्वेश्चन पूछा, दोहरे परकोटे के प्रमाण कहां से मिले? सिंधु सभ्यता के किस स्थल से दोहरे परकोटे के प्रमाण मिले? राजस्थान के किस पुरातात्विक स्थल से दोहरे परकोटे के प्रमाण मिले? तो वह स्थल कौन सा? कालीबंगा। ठीक है, बाकी सबका पश्चिमी भाग था, इसके जो है अपवाद के रूप में दोनों भाग सुरक्षा दीवार से घिरे हुए थे। सुरक्षा दीवार इसलिए कोई जानवर नहीं आ जाए। आई बात समझ में? तो देखो पहली विशेषता क्या है? इसका संबंध हड़प्पा या सिंधु घाटी से रहा है। दूसरी विशेषता, यहाँ से हड़प्पा और सिंधु के दोनों कालों के अवशेष मिले, प्राक हड़प्पा और विकसित हड़प्पा, गांवों के अवशेष भी मिले, नगरों के अवशेष भी मिले। ठीक है, एक एग्जाम में क्वेश्चन आया, कालीबंगा से जुटे हुए खेत के प्रमाण मिले, वह जो है किस काल के हैं? तो वह किस काल के हैं? प्राक हड़प्पा काल के। खेत मिले तो गांवों से संबंधित होंगे। हरी बात समझे? दूसरा अपन कह रहे हैं कि यहाँ से अर्धनगर था, पूर्ण रूप से विकसित नगर नहीं था। तीसरा अपन कह रहे हैं डॉक्टर दशरथ शर्मा इसे सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी कहता है। चौथा अपन ने कहा 85-86 में यहाँ संग्रहालय की स्थापना कर दी। फिर अपन ने कहा अधिकांशतः ईंटें कच्ची मिली, इसलिए गरीब और दीनहीन बस्ती कहा गया। फिर अपन ये कह रहे हैं कि इसके दो नगर दो भागों में बटे हुए थे, दोनों भाग इसके सुरक्षा दीवार से घिरे हुए थे। तो दोहरी रक्षा प्राचीर के दोहरे परकोटे के प्रमाण कहां से मिले? तो कहां से मिले? कालीबंगा से। ठीक है, और इसकी क्या विशेषता देखो, तो और इसकी एक विशेषता, आजादी के बाद, आजादी के बाद का मतलब 1947, सुना होगा आपने। 47 में जब आजाद हुए तो देश का विभाजन हुआ, विभाजन जैसे त्रासदी झेलनी पड़ी हमें। विभाजन हुआ तो सिंधु सभ्यता के सारे महत्वपूर्ण स्थल पाकिस्तान में चले गए, चाहे हड़प्पा हो, चाहे मोहनजोदड़ो हो, चाहे गनेड़ीवाल हो, चाहे कोटडीजी हो, चाहे सुल्तानगढ़ हो, सारे के सारे जो है कहां चले गए? पाकिस्तान में चले गए। भारत के पास सिंधु सभ्यता का कोई भी स्थल ऐसा महत्वपूर्ण बचता नहीं। तो क्या होता है, भारत में आजादी के बाद फिर पुरातात्विक दलों का गठन किया गया, और भारत में सिंधु की जो सहायक नदियां भारत की ओर बह रही थी, वहां पर जो है खुदाई कार्य करवाए गए। तो कहते हैं आजादी के बाद भारत में उत्खनन किया गया। सिंधु सभ्यता का पहला स्थल रोपड़ था। रोपड़ कहाँ है? पंजाब में। और दूसरा स्थल कालीबंगा था। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान। ठीक है, वापस रिपीट कर रहा हूं, आजादी के बाद उत्खनन किया गया भारत में सिंधु सभ्यता का पहला स्थल रोपड़ पंजाब, और दूसरा कौन सा था? कालीबंगा। क्वेश्चन फिर, आजादी के बाद भारत में उत्खनन किया गया सिंधु सभ्यता का दूसरा स्थल कौन सा है? तो कौन सा है? कालीबंगा। अब देखो और क्या विशेषता है। 1947 से लेकर 2022 तक बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता के भारत में जितने स्थल मिले हैं, उन स्थलों में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो पहला स्थल है राखीगढ़ी। राखीगढ़ी कहाँ है? हरियाणा। दूसरा स्थल कौन सा है? धोलावीरा। धोलावीरा कहाँ है? गुजरात में। और तीसरा स्थल कौन सा है? कालीबंगा। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि सिंधु सभ्यता के भारत में जितने स्थल मिले हैं उसमें क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा बड़ा स्थल कौन सा है? तो कौन सा है? कालीबंगा। तो याद नहीं रहे तो राधा काली याद रखना। रा का मतलब राखीगढ़ी, धो का मतलब धोलावीरा, और काली का मतलब क्या है? तो कालीबंगा तीसरे नंबर पर।
वापस देखो विशेषताएं। पहली विशेषता हड़प्पा, इसका संबंध हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता से। दूसरी विशेषता प्राक हड़प्पा और विकसित हड़प्पा के अवशेष मिले, गांव के अवशेष भी मिले, नगरों के अवशेष भी मिले। तीसरी विशेषता डॉक्टर दशरथ शर्मा इससे क्या कह रहा है, तीसरी राजधानी कह रहा है। चौथा 1985-86 में संग्रहालय की स्थापना की गई। अधिकांश ईंटें कच्ची मिली, गरीब और दीनहीन बस्ती कहा गया। नगर दो भागों में बटे हुए थे, दोनों भाग अलग अलग सुरक्षा दीवार से घिरे हुए थे, दोहरी रक्षा प्राचीर है, दोहरे परकोटे के प्रमाण। फिर आजादी के बाद भारत में उत्खनन किया गया, पहला स्थल रोपड़ और दूसरा कौन सा है, कालीबंगा। और भारत में अब तक सिंधु सभ्यता के 3 बड़े स्थलों में तीसरा अपने वाला है, कौन सा है, कालीबंगा। तो ये इसकी क्या है, तो क्या है, विशेषता है। ठीक है, अब अपन बात कर रहे हैं क्या कि यहां से क्या क्या साक्ष्य मिले, तो देखना क्या बात कर रहे हैं कि यहां से खुदाई के दौरान क्या क्या साक्ष्य मिले, एविडेंस मिले, सबूत मिले। देखो ध्यान से देखना, क्या पढ़ रहे हैं अपन, कालीबंगा कहां है, हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ कहां है, राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान की अर्थव्यवस्था किस पर निर्भर है, अगर मैं आपसे कहूं कि राजस्थान की अर्थव्यवस्था इकोनॉमी किस पर निर्भर है, तो कृषि पर। अब मुझे बताओ, कृषि कार्य करने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, अगर अपने को खेती करनी है, कृषि करनी है, तो सबसे पहले क्या चाहिए, क्या चाहिए, आपके मन में आ रहा होगा हल, नहीं, हल कहां चलाएंगे, घर में, तो क्या चाहिए, हाँ, तो सबसे पहले क्या चाहिए, देखो तो क्या चाहिए, खेत। सुनना बात को, वापस रिपीट करा, कालीबंगा हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ राजस्थान, राजस्थान की अर्थव्यवस्था कृषि पर निर्भर है। कृषि कार्य करने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, खेत चाहिए। अब देखना, कालीबंगा से जो खेत मिला है वो हल चलाए हुआ रेडीमेड खेत मिला है, अपने को मेहनत करने की जरूरत नहीं। ठीक है, अपने को केवल इसके अंदर क्या डालना है, अनाज डालना है। तो खेत कैसा मिला, यहां से हल चलाए हुआ, जुता हुआ मिला है। अपने को क्या डालना है, अनाज डालना है। देखो बीच में तो सरसों और चारों तरफ क्या बोया, चना बोया। तो यहां से महत्वपूर्ण रूप से कौन सी फसलें मिली, तो सरसों और चना, और कॉमन रूप से यहां से तो सभी जगहों से मिले, यहां से भी मिले, गेहूं, जौ, सरसों और चना। ठीक है, तो खेत हो गए हमारे पास, कैसे हुए, जुते हुए। क्या क्या बोया, गेहूं, जौ, सरसों और चना। गेहूं जो कॉमन था और सरसों चना बोए। अब खेत हो गए, बीज डाल दिए। अब बड़ा करने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है, किसकी आवश्यकता पड़ती है, पानी की। अभी आपने देखा होगा खेतों में पाइप के माध्यम से पानी देते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पर पानी कैसे दिया अपन ने, तो लकड़ी की नालियों के माध्यम से। किसकी नालियों के माध्यम से, लकड़ी की नालियों के माध्यम से। तो पानी किससे दिया, काष्ठ या लकड़ी की नालियों के माध्यम से। ठीक है, खेत हो गए, बीज डाल दिए, पानी दे दिया, फसल बड़ी हो जाती है, काट लेते, निकाल लेते, घर पे ले आते। मान लेते कालीबंगा बहुत ज्यादा बारिश होती थी, तो फसल को कहां रखा जाता था, तो चबूतरे पे रखा जाता था। किस पे रखा जाता था, चबूतरे पे। और चबूतरे भी किससे बने हुए थे, तो ईंटों से बने हुए थे। तो क्वेश्चन पूछ ले, ईंटों से निर्मित चबूतरे के प्रमाण कहां से मिले, तो कहां से मिले, कालीबंगा से मिले। ठीक है, वापस रिपीट कर रहा हूं, खेत हो गए, बीज डाल दिए, गेहूं, जौ, सरसों, चना। पानी किससे दिया, लकड़ी की नालियों के माध्यम से। फसल को लाके कहां रखा, चबूतरों पे। चबूतरे किससे बने हुए थे, ईंटों से। आपने देखा होगा क्या कि गांव में आज भी एक परंपरा है कि जब भी खेत से अपन फसल घर ले आते हैं तो उसका कुछ भाग अपन मंदिर चढ़ाने ले जाते हैं। मान लेते कालीबंगा के लोग भी धर्म ज्ञान में समझते थे, तो कुछ भाग मंदिर चढ़ाने ले गए, तो बाद में सोचा समय मिले या नहीं मिले, साथ के साथ क्या कर देते, यज्ञ कर देते। तो यहां से यज्ञ करने के लिए कितनी अग्निवेदियां मिली, तो 7 अग्निवेदियां मिली। कितनी अग्निवेदियां मिली, 7 मिली। ठीक है, अब किसान क्या करेगा, फसल को बाजार में बेचेगा, जो खर्चा लगा वो निकालेगा। जब फसल को बाजार में बेचा तो रुपए पैसे तो चलते नहीं थे। उस समय क्या चलती थी, तो क्या चलती थी, मोहरे चलती थी। ठीक है,
मोहरें कैसी, तो इस प्रकार की मोहरें मिली यहां से। इनका आकार कैसा था, बेलनाकार। सुनना बात को, ऐसी कैसी बेलनाकार मोहरें हमें विश्व की एक सभ्यता से मिली। कौन सी सभ्यता से, मेसोपोटामिया से। तो मेसोपोटामिया कहाँ है, इराक में। मेसोपोटामिया से हुबहू में बेलनाकार मोहरें मिली। तो इससे यह पता चलता है कि कालीबंगा के लोगों का व्यापारिक संबंध किस सभ्यता के साथ हुआ है, तो किस सभ्यता के साथ, मेसोपोटामिया सभ्यता के साथ। ठीक है, अब देखना वापस क्या पढ़ रहे हैं अपन। कालीबंगा, कालीबंगा कहाँ है, हनुमानगढ़ में। हनुमानगढ़ कहाँ है, राजस्थान में। राजस्थान की अर्थव्यवस्था किस पर निर्भर है, कृषि पर। कृषि कार्य करने के लिए सबसे पहले खेत, कौन से खेत, जुते हुए। क्या क्या बोया, गेहूं, जौ, सरसों और चना। पानी के लिए लकड़ी की नालियां। फसल को लाके कहां रखा, चबूतरे पर। किससे बने हुए थे, ईंटों से। नई फसल आते ही कहां ले गए, मंदिर। साथ में क्या किया, यज्ञ। कितनी यज्ञ वेदियां, 7। फसल को जब बाजार में बेचा तो रुपए पैसे चलते नहीं थे, क्या मिली है, मोहरे। मोहरों का आकार कैसा था, बेलनाकार। ऐसी ऐसी मोहरें कहां से मिली है, मेसोपोटामिया से। तो इससे क्या पता चलता है कि कालीबंगा के लोगों का व्यापारिक संबंध कहां से रहा है, मेसोपोटामिया से। अब देखो, भगवान की दया से सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, अचानक आ जाता है क्या, भूकंप, और सभी लोग यहाँ पर मारे जाते हैं। ठीक है, कुछ सालों बाद कुछ लोग आते हैं, खुदाई कार्य करते हैं, तो यहाँ से हमें शवदान पद्धतियां मिलती हैं, यानी शव दफनाने की पद्धतियां मिलती हैं। ठीक है, क्या शवदान पद्धतियां, तो कहते हैं कि 3 प्रकार की तो यहाँ से कब्र मिलती है, और 3 प्रकार की शवदान पद्धतियां मिलती है शव दफनाने की। एक कब्र का आकार था आयताकार, एक कब्र का आकार था वृत्ताकार, और एक कब्र का आकार था मिश्रित। आधी तो थी आयताकार और आधी थी वृत्ताकार। देखना, तो कितनी कब्रें मिली है, 3, आयताकार, वृत्ताकार और मिश्रित। मान लेते देखो, एक कब्र को खोदा तो शव के साथ मृदभांड के प्रमाण मिले। किसके प्रमाण मिले, मृदभांड, मिट्टी के बर्तन के प्रमाण मिले। मृदभांडों का रंग लाल था, उनके ऊपर काले रंग की डिजाइन बनी हुई थी। क्या बनी हुई थी, डिजाइन। वापस रिपीट करें, एक कब्र को खोदा तो शव के साथ मृदभांड के प्रमाण मिले। मृदभांडों का रंग लाल था और उनके ऊपर काले रंग की डिजाइन बनी हुई थी। मान लेते हैं आदमी जिस गिलास में पानी पीता था, जिस थाली में खाता था, जो मोबाइल यूज करता था, मरने के बाद अंदर डाल दिया जाता था। क्यों, क्योंकि इन लोगों का मानना था कि मरने के बाद आगे भी कहीं जीवन है। बेचारा जाते ही कहां से आधार कार्ड लाएगा और नई सिम खरीदेगा। समझ रहे बात को, यानी ये लोग पुनर्जन्म की कल्पना में विश्वास करते थे, इसलिए दैनिक उपयोग की वस्तुओं को उसके साथ दफना देते थे, ताकि एक बार उसका काम चल जाएगा, उसके बाद वो जाने उसका काम जाने। ठीक है, दूसरी कब्र को खोदा गया तो यहां से युग्म शव के साक्ष्य मिले, युगल समाधि मिली। युग्म शव का मतलब नर और नारी को एक साथ दफनाया गया। मान लेते पति पत्नी में बहुत ज्यादा प्यार रहा होगा, साथ में जीने मरने की कसमें खाई होगी, तो पति मरा तो साथ में किसको लपेटा, पत्नी को, या पत्नी मरी तो या पति को, या एक दूसरे के ऊपर विश्वास नहीं करते होंगे। ऐसा नहीं हो सकता है। इसे ये भी पता चलता हो सकता है सती प्रथा की परंपरा रही, अभी तक ऐसा कंफर्म नहीं है, लेकिन इससे पता चलता है कि सती प्रथा शायद विद्यमान हो, इसीलिए हमें नर और नारी के जो है एक साथ क्या मिले, साक्ष्य मिले। फिर तीसरी कब्र को खोदा देखो तो एक बालक की खोपड़ी मिली, जिसके पीछे वाले भाग पर 6 छेद मिले। कितने छेद मिले, 6 छेद मिले। गांव में आपने एक शब्द सुना होगा, डाम देना, बहुत सारे जनों ने सुना होगा। क्या है कि जब भी छोटे बच्चे के पेट में दर्द करता था, सांस चलती थी, तो गरम गरम लोहे की वस्तु गरम करके यहाँ चिपका देते थे। उससे क्या हो जाता, पेट दर्द ठीक हो जाता। क्यों, क्योंकि बेचारे के यहाँ का चालू हो जाता, यहाँ का भूल जाता हूँ। तो मान लेते हैं कि इसकी सर में दर्द किया, कितनी बार डाम लगाया, 6 बार डाम लगाया। अपनी भाषा में डाम देना, और मेडिकल साइंस में इसे हाइड्रोसिफोलिस कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइड्रोसिफोलिस। यानी
मस्तिष्क में जब पानी भरा जाता है तो इस विधि के द्वारा बाहर निकाला जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है शल्य क्रिया या हाइड्रोसिफोलिस के प्रमाण कहां से मिले, तो कहां से मिले, कालीबंगा से मिले। तो देखो आगे देखो, वापस रिपीट कर रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, कालीबंगा कहाँ है, हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ कहाँ है, राजस्थान। राजस्थान की अर्थव्यवस्था कृषि पर। कृषि कार्य करने के लिए सबसे पहले खेत, कौन से खेत मिले, जुते हुए खेत। क्या क्या बोया, गेहूं, जौ, सरसों और चना। फिर पानी के लिए लकड़ी की नालियां। फिर फसल को लाके कहाँ रखा, चबूतरे पर। चबूतरे किससे बने हुए थे, ईंटों से। फिर नई फसल आते ही कहाँ ले गए, मंदिर। साथ में क्या किया, यज्ञ। कितनी यज्ञ वेदियां, 7। बाजार में बेचा तो मोहरे, मोहरों का आकार बेलनाकार। ऐसी मोहरे कहां से मिली है, मेसोपोटामिया से। क्या पता चलता है, कोरिलेशन था, व्यापारिक संबंध थे। अचानक भूकंप, कितने प्रकार की कब्रें, 3। कौन कौन सी, आयताकार, वृत्ताकार और मिश्र। एक कब्र को खोदा तो शव के साथ मृदभांड के प्रमाण मिले। मृदभांडों का रंग लाल, डिजाइन काले रंग। दूसरी कब्र को खोदा तो युग्म शव, नर और नारी। तीसरी कब्र को खोदा तो बालक की खोपड़ी। कितने छेद मिले, 6। अपनी भाषा में डाम देना। मेडिकल साइंस में क्या कह रहे हैं, हाइड्रोसिफोलिस, ठीक है, या शल्य क्रिया के प्रमाण मिले। और क्या मिला देखो यहां से, तो कालीबंगा से एक घर मिला है, बहुत सारे मिले, उसमें एक ही बात कर रहे हैं, एक मकान मिला है, सुनना बात को। मकान का फर्श मिला है, आंगन वह ईंटों से बना हुआ था। किससे बना हुआ था, ईंटों से। सुनना बात को, किस प्रकार की डिजाइन बनी हुई थी, इस प्रकार की। इसे क्या कहते हैं, प्रतिच्छेदी व्रत, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा, अलंकृत ईंटों का, ईंटों के ऊपर कुछ अलंकृत किया गया। अलंकृत ईंटों का आंगन या फर्श कहां से मिला है, तो कहां से मिला है, कालीबंगा से, ठीक है। अलंकृत ईंटों का फर्श कहां से मिला है, तो कहां से मिला है, कालीबंगा से। इस प्रकार की जो है वहां पर क्या मिली है, तो क्या मिली, डिजाइन मिली ईंटों के ऊपर, ध्यान रखना। दूसरा, घरों के अंदर अंडाकार कुएं व बावड़ियों के प्रमाण मिले। तो पानी पीने के लिए जल स्रोत क्या मिला है कालीबंगा में, घरों के अंदर कुएं व बावड़ियां। आकार कैसा था, अंडाकार। यहां से एक तंदूरी चूल्हा मिला है। कौन सा चूल्हा मिला है, तंदूरी चूल्हा मिला है। तंदूरी चूल्हा आपने देखा होगा, अपन जिम में जाते बफेट में सबसे ज्यादा भीड़ जहां मंडराती, वो तो तंदूरी चूल्हे के प्रमाण मिले। और क्या मिला है, देखो यहां से दरवाजे मिले, इस प्रकार के दरवाजे छिद्र युक्त थे। कैसे थे, तो कैसे थे, छिद्र युक्त। तो फिर क्वेश्चन, छिद्र युक्त दरवाजे कहां से मिले, तो कहां से मिले, कालीबंगा से मिले। और क्या मिला है, तो यहां से इस प्रकार की लिपि के साक्ष्य मिले। लिपि को नाम दिया गया बोस्ट्रोफेदन, बुस्ट्रोफेदन। लिपि को नाम दिया गया पिक्टोग्राफी। बहुत सारे नाम है, भाव चित्रात्मक, गोमुद्राक्षर, तो अपनी भाषा में सर्पिलाकार लिपि कहते हैं। यहाँ से और क्या मिला है, तो यहाँ से तांबे का वृषभ मिला है। कहते हैं राजस्थान में धातु कला का सबसे सर्वश्रेष्ठ उदाहरण माना जाता है कालीबंगा से प्राप्त तांबे का वृषभ, ठीक है। और क्या मिला है, एक मोहर मिली। मोहर के ऊपर किसका अंकन था, तो बाघ का, तो बाघ युक्त मोहर मिली है यहाँ से, ठीक है। तो ये सब कहां से मिले, कालीबंगा। वापस देखो, मकान में फर्श कौन सी ईंटों का है, अलंकृत ईंटों का। फिर जो है यहाँ से क्या है, आकृति कैसी है, प्रतिच्छेदी व्रत की। फिर अपन कह रहे पानी पीने के लिए क्या मिला है, अंडाकार कुएं व बावड़ियों के प्रमाण मिले। चूल्हा किस प्रकार का मिला है, तंदूरी चूल्हे के प्रमाण मिले। तांबे का वृषभ मिला है, राजस्थान में धातु कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण माना जाता है। फिर यहाँ से बोस्ट्रोफेदन, लिपि के साक्ष्य मिले पढ़ने लिखने के लिए। तो पढ़ने लिखने के लिए क्या मिला है, तो लिपि के साक्ष्य, बोस्ट्रोफेदन पिक्टोग्राफी लिपि कहा गया। फिर यहाँ से छिद्र युक्त दरवाजे मिले। फिर अपन और क्या मिला यहाँ से, तो एक मोहर मिली जिसके ऊपर बाघ का अंकन था।
अब देखो यहां से क्या नहीं मिला है, जो सब जगह से मिला है लेकिन यहां से नहीं मिला, ध्यान रखना सबसे इंपॉर्टेंट। पहला, यहां से कोई भी मातृ देवी की मूर्ति क्या नहीं मिली, मातृ देवी की मूर्ति नहीं मिली है कालीबंगा से। और क्या, तो कहते हैं यहां से घरों के अंदर खिड़कियां नहीं मिली, दरवाजे तो मिले छिद्र युक्त लेकिन यहां से खिड़कियां नहीं मिली। और क्या नहीं मिला यहां से, तो ऐसा कहते हैं यहां से हमें लोहे के साक्ष्य नहीं मिले। किसके साक्ष्य नहीं मिले, लोहे के साक्ष्य, ध्यान रखना। तो तीन इंपॉर्टेंट बातें आपको पता रखनी है, ध्यान रखना। मातृ देवी की मूर्ति नहीं मिली है, खिड़कियां नहीं मिली है और लोहे के साक्ष्य नहीं मिले। कालीबंगा के लोग किस जानवर से परिचित नहीं थे, तो घोड़े से परिचित नहीं थे। किससे परिचित नहीं थे, घोड़े से परिचित नहीं थे। अब घोड़े के ऊपर लंबी बहस है। कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में बहुत सारे स्थानों से घोड़े के साक्ष्य मिले। रानागुंडे से घोड़े का जबड़ा मिला है, सुरकोटड़ा से घोड़े की हड्डियां मिली, लोथल और मोहनजोदड़ो से घोड़े की मिट्टी की मूर्तियां मिली। फिर भी अपन कहते हैं घोड़े से परिचित नहीं थे, तो इतिहासकार कहते हैं कि वह घोड़ा बाद के समय का है। बहुत सारे इतिहासकार कहते हैं घोड़ा तो मिला है लेकिन घोड़ा जंगली था, पालतू नहीं था, घोड़े के उपयोग से परिचित नहीं थे। इनको ये पता नहीं था कि घोड़े पे तैयार होकर बैठा जाता है। कहाँ के लोगों को, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को। तो इस प्रकार किस किस से परिचित नहीं थे, माता देवी की मूर्तियां यहाँ से नहीं मिली, ध्यान रखना। खिड़कियां यहाँ से नहीं मिली घरों के अंदर, लोहे के साक्ष्य यहाँ से नहीं मिले और घोड़े के साक्ष्य यहाँ से नहीं मिले। तो ये अपन क्या पढ़ रहे हैं, तो क्या पढ़ रहे हैं, कालीबंगा। ठीक है, अब देखो यहां से अजीब तरह के क्वेश्चन भी पूछे गए। क्या क्वेश्चन पूछा गया, पहला देखो, कालीबंगा हनुमानगढ़ जिले की किस दिशा में स्थित है, तो ध्यान रखना किस दिशा में स्थित है, दक्षिण पश्चिम दिशा में। मान लेते हैं हनुमानगढ़ है तो किस दिशा में स्थित है, तो यहां पर कालीबंगा। ठीक है, फिर क्वेश्चन पूछा गया एक अजीब सा, कालीबंगा से जो जुते हुए खेत मिले वो किस दिशा में मिले, तो मान लेते हैं कि ये कालीबंगा है तो खेत यहां से मिले, तो ये कौन सी दिशा हुई, दक्षिणी पूर्वी दिशा। तो खेत किस दिशा में से मिले, दक्षिणी पूर्वी दिशा से। कालीबंगा हनुमानगढ़ जिले में किस दिशा में स्थित है, दक्षिणी पश्चिमी दिशा में। फिर क्वेश्चन पूछा गया खेत मिले हैं, इनका संबंध किस काल से रहा है, तो मैंने आपको बताया खेत मिले तो इसका संबंध किस काल से रहा है, तो प्राक हड़प्पा काल से रहा है। किस काल से रहा है, प्राक हड़प्पा। प्राक हड़प्पा यानी कौन सी सभ्यता थी, तो कौन सी सभ्यता थी, ग्रामीण सभ्यता थी। ठीक है, तो ये ऐसे अनूठे क्वेश्चन भी पूछे गए। ये कालीबंगा हनुमानगढ़ के किस जिले में स्थित है, दक्षिण पश्चिम में। खेत मिले वह कालीबंगा किस दिशा में स्थित है, दक्षिणी पूर्वी दिशा में। और यहाँ से क्या मिला है, तो क्या मिला है, तो अपन कह रहे हैं कि यहाँ से ये मिला है। ठीक है, अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे क्या क्या लिखना, लिखो। तो सबसे पहले साक्ष्य में क्या लिखोगे, आपको ही बोलना है। तो सबसे पहले अपन ने कहा था कि अर्थव्यवस्था कृषि पर निर्भर है, तो यहां से क्या मिला है, सबसे पहले कृषि कार्य करने के लिए जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले। ठीक है, दूसरा क्या मिला है, तो अपन ने कहा था प्रमुख फसलें मिली यहां से, गेहूं, जौ, सरसों और चना। एक साथ एक खेत में दो फसल उगाते थे, तो साहित्य में कालीबंगा को बहुत धान्यदायक कहा गया। वापस रिपीट कर रहा हूं, एक साथ एक खेत में दो फसल उगाने के प्रमाण विश्व में अगर कहीं से प्राप्त हुए सबसे पहली बार कालीबंगा से, इसीलिए साहित्य में इसे क्या कहा गया, बहुत धान्यदायक। फिर यहाँ से क्या मिला है, तो खेतों में पानी किसके माध्यम से दिया, लकड़ी की नालियों के माध्यम से। तो लकड़ी की नालियां मिली। कई बार आता है काष्ठ निर्मित नालियां कहां से मिली, तो ध्यान रखना काष्ठ और लकड़ी एक ही बात है, कालीबंगा से मिली। और क्या मिला है, ईंटों से निर्मित ऊंचे चबूतरे। फिर फसल को लेकर कहां गए, मंदिर गए, साथ में क्या किया, यज्ञ। तो यहां से यज्ञ वेदियों के प्रमाण।
कितनी यज्ञ विद्या मिली है? 7। अब सुन लो एक बात और, मैं अगर आपसे कहूं क्या कालीबंगा के लोग मंदिर से परिचित थे, तो बिल्कुल नहीं थे, ध्यान रखना। ये तो अपने कहानी बनाने के लिए जोड़ा है कि मंदिर गए, जो लिख रहे हैं वही सत्य है, ध्यान रखना। क्या यज्ञ वेद्यों से परिचित थे? यज्ञ से परिचित बिल्कुल थे, क्योंकि यज्ञ वेद्यों के साक्ष्य मिले, मंदिर के यहाँ से कोई साक्ष्य नहीं मिले। केवल अपन जो है मूवी आती तो आपने देखा होगा बाकी सारे पात्र काल्पनिक हैं, इनका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है, तो मंदिर का कोई संबंध नहीं है, ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ से जोड़ने के लिए अपन ने कहा। और यहाँ से मोहरे मिली। मोहरे किसे कहते हैं? तो ध्यान रखना, स्टेम को कहते हैं, छाप को कहते हैं। यहाँ के लोग मुद्रा से परिचित नहीं थे, ध्यान रखना, मोहर से परिचित थे। मोहर कैसी मिली है? बेलनाकार। ये भी आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि आपने तो कहा कि बेचने के बेचा तो मोहर मिली, वो भी जोड़ने के लिए बात की थी। केवल ध्यान रखना, मोहर क्या थी? हमारा सामान मेसोपोटामिया में जाता था तो माल पे करके ऊपर सील लगाते थे। हमारी मोहर वर्गाकार आकार की थी, उनकी मोहर इस प्रकार की थी। तो हमारा सामान जाता था तो वर्गाकार मोहर लगाते थे, उनका जाता था तो बेलनाकार लगाते थे, तभी पता चला कि वहां से आया। इसलिए अपन कह रहे हैं बेलनाकार मोहरे मिली। बेलनाकार मोहरे मिली है, इसीलिए अपन कह रहे हैं इसका संबंध किससे रहा है? मेसोपोटामिया से रहा है। और क्या मिला है? भूकंप के साक्ष्य मिले। और क्या मिला है? शवाधान पद्धतियां। और कब्र। कौन कौन सी? आयताकार, वृत्ताकार और मिश्रित। ठीक है, और देखो फिर शवों के साथ मृदभांड के प्रमाण। ठीक है, मृदभांडों का रंग, रंग कौन सा था? लाल। ठीक है, डिजाइन काले रंग की। और क्या मिला है? युग्म शव या युग्म समाधि किसकी? नर व नारी। और क्या मिला है? बालक की खोपड़ी। छेद छेद। ठीक है, क्या कह रहे हैं? हाइड्रोसिफोलिस। यानी शल्य क्रिया, ऑपरेशन। और क्या? देखो अलंकृत, ईंटों का फर्श, आकृति प्रतिच्छेदी व्रत। और क्या मिला है? तो अंडाकार, कुएं व बावलियों के प्रमाण। और क्या मिला है? तंदूरी चूल्हा। चूल्हा कौन सा मिला है? तो तंदूरी चूल्हा मिला है। ठीक है, और लिपि सर्पिलाकार, नाम था बुस्ट्रोफेदन।
और तांबे का वृषभ। राजस्थान में धातु कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण। और क्या मिला है? तो मोहर के ऊपर बाघ का अंकन, दरवाजे छिद्रयुक्त, ठीक है, ये सब मिले। क्या नहीं मिला है? तो ये सब नहीं मिले। माता देवी की मूर्तियां, खिड़कियां लोहे के साथ, घोड़े के साथ। तो ये अपन ने क्या पढ़ा? कालीबंगा। वापस रिपीट कर लेते फटाफट। कालीबंगा हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ का है राजस्थान। किस नदी के किनारे? घग्गर। घग्गर के पहले कौन सी नदी है? सरस्वती, लुप्त हो चुकी। कौन ढूंढने का कार्य कर रहा है? वीएस वाकणकर। फिर अपन कह रहे हैं कालीबंगा को सबसे पहले ज्ञान करवाने वाला एलपी टेसीटोरी। किस काल से संबंधित माना? प्राग ऐतिहासिक काल से। लेकिन है किस काल का? आद्य ऐतिहासिक काल का। खोज करता अमलानंद घोष 1952। उत्खनन करता बीबी लाल और बीके थापर। ठीक है। फिर अपन कह रहे विशेषता, इसका संबंध भारत की सिंधु घाटी सभ्यता से रहा है। सिंधु घाटी सभ्यता के 3 कालों के अवशेष मिले, हड़प्पा, प्राक हड़प्पा, विकसित हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा। यहाँ से 2 कालों के अवशेष मिले। कहते हैं कि 2 कालों के अवशेष मिले तो टोटल स्तर कितने मिले? 5 स्तर मिले। कितने लेवल मिले? 5, यानी 5 बार बसी और 5 बार उजड़ी। ठीक है। फिर अपन कह रहे हैं और क्या? तो अपन ने कहा इसकी विशेषताओं के बारे में, यहाँ से क्या मिला है? तो अपन ने कहा डॉक्टर दशरथ शर्मा इसे सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी कहता है। 85-86 में संग्रहालय बनाया गया। फिर अपन ने ये कहा कि इसके दोनों भाग अलग अलग दीवारों से घिरे हुए थे, दोहरी रक्षा प्राचीर के प्रमाण मिले। फिर अपन ने इसके बारे में ये कहा क्या थी? तो अधिकांशतः ईंटें कच्ची मिली है, तो इसीलिए गरीब या दीनहीन बस्ती कहा गया। 1947 के बाद भारत में सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल का उत्खनन किया गया। पहला स्थल रोपड़ और दूसरा कौन सा है? कालीबंगा। फिर अपन ने कहा क्या कि आजादी के बाद अब तक सिंधु घाटी सभ्यता के भारत में 3 महत्वपूर्ण बड़े स्थल, पहला राखीगढ़ी, दूसरा धोलावीरा और तीसरा कालीबंगा। साक्ष्य पढ़ रहे थे कालीबंगा, हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ राजस्थान। राजस्थान की अर्थव्यवस्था कृषि, कृषि कार्य करने के लिए जुते हुए खेत, खेत में क्या क्या बोया? गेहूं, जौ, सरसों, चना। पानी के लिए लकड़ी की नालियां। फसल को लाके कहाँ रखा? चबूतरे। चबूतरे किसे? ईंटों से। फिर अपन ने कहा फसल को लेके कहाँ गए? मंदिर। तो साथ में क्या किया? यज्ञ। कितनी यज्ञ विधियां? 7। बाजार में बेचा तो मोहरे, मोहरों का आकार बेलनाकार, ऐसी मोहरे मेसोपोटामिया। तो इससे पता चलता है कि व्यापारिक संबंध थे। फिर अचानक भूकंप, भूकंप के साक्ष्य 3 प्रकार के शवाधान, 3 प्रकार की कब्रें, आयताकार, वृत्ताकार और विस्तृत। एक कब्र को खोदा तो शव के साथ मृतबाण, मृतबाणों का रंग लाल और रेखाएं, डिजाइन जो है काली। दूसरी कब्र को खोदा तो युग्म शव, युगल समाधि के साक्ष्य मिले, नर और नारी। तीसरी कब्र को खोदा तो बालक की खोपड़ी, 6 छेद, अपनी भाषा में डाम और उनकी भाषा में हाइड्रोसिफोलिस। फिर अपन कह रहे हैं घर मिले, मकान मिले। फर्श कौन सा मिला है? अलंकृत ईंटों का। पानी पीने के लिए अंडाकार कुएं व बावड़ियां। चूल्हा कौन सा मिला है? तंदूरी चूल्हा मिला है। तांबे के वृषभ की मूर्ति मिली। राजस्थान में धातु कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण मिलता है। दरवाजे कैसे मिले? छिद्रयुक्त मिले। फिर अपन कह रहे हैं मोहर मिली, जिसके ऊपर किसका अंकन था? बाघ का अंकन था। ठीक है। फिर अपन कह रहे हैं कि यहाँ ये लोग किससे परिचित नहीं थे? तो अपन ने कहा घरों के अंदर खिड़कियों से परिचित नहीं थे। यहाँ से कोई भी माता देवी की मूर्ति नहीं मिली। फिर अपन ने कहा और क्या? तो यहाँ से लोहे के साक्ष्य नहीं मिले। और क्या नहीं मिला यहाँ से? तो क्या नहीं मिला? ये लोग घोड़े से परिचित नहीं थे। फिर अपन कह रहे हैं कि यहाँ पर घोड़े से परिचित नहीं थे तो किस किस जानवर से ज्यादा परिचित थे? तो सबसे ज्यादा जानवर के साक्ष्य मिले ऊंट के, दूसरे जानवर के साक्ष्य मिले कुत्ता और तीसरे जानवर के साक्ष्य मिले किसके मिले? तो किसके मिले? बाघ। तो ऊंट, कुत्ता और बाघ याद रखना। एक भारत का राष्ट्रीय पशु है, एक राजस्थान का राज्य पशु है। ठीक है। फिर अपन कह रहे हैं क्या कि और क्या मिला यहाँ से? तो अपन ने कहा कि कालीबंगा किस स्थान में, किस दिशा में? तो हनुमानगढ़ जिले के दक्षिण पश्चिम दिशा में स्थित है। खेत किस दिशा में? दक्षिणी पूर्वी दिशा में स्थित है। फिर अपन ने कहा कि खेत का संबंध किस काल से रहा है? तो प्राक हड़प्पा काल से रहा है। तो ये अपन ने साथियों पढ़ी क्या? कालीबंगा। और मेरा विश्वास है इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा और मैं आशा करता हूं कि आपको थोड़ा बहुत याद हो गया होगा। धन्यवाद।